हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज आप लोगों को मैं यूपीएससी द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षाओं में किस प्रकार से प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है, जिससे विषय के विशेषज्ञ आपके उत्तर से काफ़ी प्रभावित एवं संतुष्ट होते हैं और आप परीक्षा में सफल होते हैं। इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज मैंने राजनीति सिद्धांत के अंतर्गत अधिकार टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो चलिए मैं बताता हूं कि अगर यूपीएससी मुख्य परीक्षा में अधिकार से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है तो उसका उत्तर आप किस प्रकार से देंगे। प्रारंभ में अधिकार को प्रकृति का देन समझा गया तथा बाद में इसे राज्य तथा समाज की ओर से व्यक्ति को दिया गया एक छूट माना गया। हॉब्स प्रथम विचारक है जिसने अपने स्टेट ऑफ नेचर के सिद्धांत की व्याख्या करते हुए राइट ऑफ नेचर की ओर इंगित किया था। हॉब्स के द्वारा स्वतंत्रता के मतानुसार स्टेट ऑफ नेचर में व्यक्ति के स्वतंत्रता का यही तात्पर्य था कि वह अपनी जीवन की रक्षा के लिए कोई भी रास्ता अपना सकता है। राजनीतिक दर्शन के इतिहास में स्वतंत्रता को एक नैतिक आधार प्रदान करने वाला दूसरा दार्शनिक ग्रोटस था। ग्रोटस वास्तव में प्रथम राजनीतिक दार्शनिक था जिसने अधिकार के नैसर्गिक सिद्धांत को प्राकृतिक कानून पर आधारित किया था। अधिकार के संबंध में तीसरा महान दार्शनिक इंग्लैंड का लॉक हुआ था, जिसके अधिकार संबंधी विचार को लिबरल व्यू ऑफ राइट्स की संज्ञा दी जाती है। लॉक ने स्टेट ऑफ नेचर की व्याख्या की है। वह वास्तव में पूर्ण स्वतंत्रता एवं समानता की अवस्था है। उसने कहा है कि स्टेट ऑफ नेचर से जब मनुष्य सिविल सोसाइटी में प्रवेश किया तो उसने अपने साथ बहुत सारे अधिकारों को लाया था तथा यदि राज्य इनमें से किसी अधिकारों की अवहेलना करता है तो वह व्यक्ति के अधिकारों का कुठाराघात करता है। लॉक ने अपने दर्शन में व्यक्ति को सेल्फ प्रिजर्वेशन का अधिकार देता है। सेल्फ प्रिजर्वेशन के अंतर्गत जीवन तथा संपत्ति की रक्षा से अभिप्राय है। इस तरह लॉक के अधिकार संबंधी विचार हॉब्स से विस्तृत है, क्योंकि हॉब्स व्यक्तियों को केवल जीवन का अधिकार ही प्रदान करता है। टीएच ग्रीन के विचार हॉब्स तथा लॉक के विचार से भिन्न है। ग्रीन ने अधिकार को समाज के द्वारा व्यक्तियों को दी जाने वाली एक कंसेशन माना तथा साथ ही साथ उसने अधिकार को व्यक्तियों की ओर से दी जाने वाली एक क्लेम बताया। ग्रीन के अनुसार अधिकार सीमित अर्थ में ही प्राकृतिक होता है। अधिकार सही अर्थ में अधिकार तब तक नहीं हो सकता जब तक समाज के द्वारा उसे मान्यता प्रदान नहीं किया जाए। ग्रीन ने यह भी बताया है कि अधिकार का अस्तित्व राज्य के अस्तित्व के पहले भी हो सकता है, लेकिन राज्य के मान्यता प्रदान करने पर ही वह वास्तविक अधिकार बन पाता है। उपरोक्त विचार के आधार पर ही ग्रीन ने व्यक्तियों को राज्य के विरुद्ध अधिकार दिया था। इस तरह ग्रीन के दर्शन ने प्रारंभिक विचारों के दर्शन के ही अधिकार प्राकृतिक देन है। अधिकारों के संबंध में लॉस्की के विचार है कि राज्य अधिकारों की सृष्टिकर्ता नहीं है, लेकिन अधिकार वास्तव में सही अधिकार के रूप में नहीं निरंतर पाता जब तक वह राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं कर लेता। लॉस्की ने अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत को नामंजूर कर दिया। उसने हॉब्स द्वारा दी गई अधिकार की परिभाषा राइट इज अ पावर को अस्वीकार कर दिया। लॉस्की ने बताया कि राज्य अधिकारों की सृष्टिकर्ता भी हो सकता है तथा अधिकारों को बनाए रखने के लिए वह शर्तों का सृजन करता है, अर्थात अधिकारों को सफल बनाने के लिए राज्य की ओर से अवसर बनाए जाते हैं। अधिकार के संबंध में मार्क्स का कहना है कि जब तक समाज वर्गों में विभाजित है, अधिकार का प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसे राज्यों में अधिकार कुछ धनी मनी
या शक्तिशाली व्यक्तियों के हाथ में ही होती है। मार्क्स के अनुसार जब वर्ग विहीन समाज की स्थापना होती है, उसी वक्त अधिकार संबंधी विचार तथ्यपूर्ण प्रतीत होते हैं। मार्क्स ने अधिकारों को लिबरल स्कूल के दर्शन पर कुठाराघात करते हुए कहा कि यह दर्शन तथ्यहीन है, क्योंकि इस दर्शन में केवल राजनीतिक अधिकारों की विवेचना की गई है, लेकिन इस दर्शन में यह नहीं विचार किया गया है कि राजनीतिक अधिकार आर्थिक अधिकार के अभाव में अर्थहीन है। अधिकार संबंधी उपरोक्त विचारों के विपरीत मार्क्स ने व्यक्ति को अधिकार के सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ राइट ऑफ मैन के सिद्धांत की वकालत की थी, लेकिन आलोचकों ने मार्क्स के अधिकार संबंधी विचार को गलत बताया, क्योंकि आलोचकों के अनुसार मार्क्स ने वर्गहीन समाज में भी हर व्यक्तियों को समान अधिकार नहीं मिलते हैं। हर व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुसार ही संपत्ति अर्जन का अधिकार प्राप्त होता है। मार्क्स के राजकीय सिद्धांत की वितरण प्रणाली इसके उदाहरण है। उपरोक्त विद्वानों द्वारा दिए गए अधिकार से संबंधित तर्क का विश्लेषण जब हम करते हैं तो इसमें निम्नलिखित विशेषताएं मिलती है। सर्वप्रथम, अधिकार का लक्ष्य यह है कि अधिकार का अस्तित्व समाज में ही संभव है। अधिकार के लिए सामाजिक स्वीकृति आवश्यक है। सामाजिक स्वीकृति के अभाव में व्यक्ति के अधिकारों की कल्पना नहीं की जा सकती है। शून्य में व्यक्ति के अधिकार नहीं हो सकते हैं। दूसरे स्थान पर अधिकारों का संबंध आवश्यक रूप से व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। व्यक्ति को कभी भी वे अधिकार नहीं मिल सकते हैं जो व्यक्ति के विकास में बाधक हो या व्यक्ति के व्यक्तित्व को ही समाप्त कर दे। यही वजह है कि आत्मा की आत्महत्या का अधिकार व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता है। तीसरे स्थान पर व्यक्ति का अधिकार उसके स्वयं के व्यक्तित्व के विकास के साथ ही साथ संपूर्ण समाज के सामूहिक हित के लिए प्रदान किए जाते हैं। चौथे स्थान पर अधिकार का एक यह लक्षण भी देखने को मिलता है कि अधिकार की रक्षा का उत्तरदायित्व राज्य अपने ऊपर लेता है और इस संबंध में राज्य आवश्यक व्यवस्था भी करता है। अतः अंत में हम अधिकार का एक अन्य लक्षण यह भी देखते हैं कि समाज के सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्रदान किए जाते हैं और इस संबंध में जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। धन्यवाद।